Hello, good morning to all of you. Today in this online class, in this video, we will talk about a new topic for BSc Part 2 under Physical Optics and Laser. As we know that this is the first paper of physics, in this we will talk about interference, which is the first unit, that is interference of light. Under interference of light, the first topic is the super principle of the superposition of waves. We will already discuss about that topic, that is uh, principle of superposition of two waves. In this topic, the next topic is resultant intensity due to superposition of two waves. As in initial lecture, we talk about what is the superposition. When two waves propagate or travels in a medium, then how they can superimpose to each other, and what is effect occurring during the superposition of two or more than two waves. तो आइए बात करते हैं आज अपने इस नए टॉपिक में, जो कि है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स क्या होता है, कैसे दो या दो से अधिक वेव्स एक दूसरे के साथ सुपरइम्पोज करती हैं और उसका क्या रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आती है या उसका रिजल्ट क्या होता है, कैसे इंटरफेरेंस डेवलप होता है। तो इंटरफेरेंस की ही हम बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस में ही पहला हमने पढ़ा सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में ये हमने जाना कि जब दो या दो से अधिक वेव्स किसी सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं साइमल्टेनियसली, तो एक दूसरे के साथ सुपरइम्पोज करती हैं, यानी मीट कर जाती हैं। और जब वो मीट करती हैं तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है इंटेंसिटी की, वो डिफ़र करती है टू द इनिशियल, या हम कह सकते हैं इंडिविजुअल वेव्स। अलग अलग वेव की तुलना में उनकी इंटेंसिटी, उनकी वेवलेंथ, इन सब में परिवर्तन आ जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो आइए आज बात करते हैं इस टॉपिक में कि इसमें क्या होगा, कैसे दो वेव्स एक दूसरे से सुपर इम्पोज करेंगी, तो ड्यूरिंग सुपर इम्पोजिशन उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट आता है, कहाँ पे वो मैक्सिमा होगी, कहाँ पे मिनिमा होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सच एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट एज दिस इज़ द सोर्स ऑफ लाइट and this is two narrow slits, and this is the screen, and this is the result on the screen. And these experimental setup can be taken in a proper manner. कहने का मतलब कि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें हम एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं जिसका नाम एस होता है। इससे कुछ दूर पे हम क्या लगा देते हैं, नैरो स्लिट, यानी ऐसा कोई इंतज़ाम करते हैं कि दो हमें छिद्र मिले जहाँ से हमें नई वेव्स मिल जाएं। यानी एक वेव ये जनरेट हुई, दिस इज़ द प्रिंसिपल वेव, एंड फ्रॉम दिस वी गेट टू वेव्स, दिस इज़ द क्या होगा, दीज आर द वेवलेट्स। अब यहाँ पे हमें दो वेव्स मिल गई। अब ये क्या कर रही हैं, आप देख रहे हैं कि ये कई बिंदुओं पर एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर रही हैं, जिसकी रिजल्टेंट वैल्यू, यानी जिसका रिजल्ट वो हमें स्क्रीन पे कुछ दूर पे, अगर स्क्रीन रखी हुई है प्रॉपर डिस्टेंस पे, तो उस प्रॉपर डिस्टेंस पे रखी हुई स्क्रीन के ऊपर हमें ये वैल्यू मिल जाती है। तो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कहीं पे रेड है, कहीं पे वाइट है, यानी कहीं ब्राइटनेस है, कहीं डार्कनेस है। तो ये जो पैटर्न डेवलप होता है इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये पैटर्न क्यों डेवलप हुआ, ये पैटर्न हमारा डेवलप हुआ ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स। इसके सुपर इम्पोजिशन के कारण ये डेवलप हुआ। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसकी इंटेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, कैसे इंटरफेरेंस हमारे पास डेवलप हुआ। तो इसके लिए आइए बात करते हैं अगले फिगर से। ये कुछ फिगर्स हैं जो वेवलेट्स के सुपर इम्पोजिशन को दर्शाते हैं, और ये हमारा क्या है, दिस इज़ द इंटरफेरेंस पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे मैक्सिमा यानी कहीं ब्राइटनेस, कहीं पे डार्कनेस, इस तरीके से वेव सुपर इम्पोज करने के बाद अपना एक रिजल्टेंट वैल्यू देती हैं, जो कि उनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, या कह सकते हैं हम कि स्क्रीन के ऊपर मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स ये हमें मिल जाता है, वो भी एक रेगुलर पैटर्न में मिलता है।
तो ये जो पैटर्न हमें डार्कनेस और ब्राइटनेस का मिलता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लेंगे, तो इसके लिए हम कुछ कंसीडर करेंगे। वही जो पहला फिगर है उसी को हम कुछ इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं टू इवेलुएट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को निकालने के लिए कुछ ये हम कंसीडर करेंगे कि लेट S1 एंड S2, यानी पहले तो हम यस लेंगे, यस इज़ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अब यहाँ से जब लाइट डेवलप होगी तो कुछ इसकी दूरी पे हम क्या लगा देंगे, दो नैरो स्लिट लगा देंगे। नैरो स्लिट क्या होंगी, पैरेलल होंगी। चूँकि मेन सोर्स हमारा ये है, इस सोर्स के कारण ये दोनों प्रदीप्त होते हैं यानी इल्यूमिनेटेड होते हैं, और फिर जब ये इल्यूमिनेटेड होते हैं तो दो वेव्स को जन्म देते हैं और दोनों वेव्स एक दूसरे से सुपर इम्पोज करती हैं, तो क्या मिलता है, इंटरफेरेंस मिलता है। तो यहाँ पे एक स्क्रीन ए भी ले लेते हैं, इस स्क्रीन पे हमें ब्राइटनेस डार्कनेस का एक पैटर्न मिलता है। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट है। तो इसको अगर हम प्रॉपर वे में लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि लेट S1 एंड S2, ये S1 है, ये S2 है। S1 and S2 are two similar parallel slits which are illuminated by a monochromatic source of light that is S and very close to each other, ये दोनों बहुत ही पास हैं। Now we find the resultant intensity, इसके बाद हम resultant intensity यहाँ पॉइंट P पे पा रहे हैं। resultant intensity of light at point P on the screen AB, इस स्क्रीन का नाम AB है और ये स्क्रीन इन नैरो स्लिट से कुछ प्रॉपर डिस्टेंस यानी D पे रखी हुई है। तो हम लिख सकते हैं P on the screen AB placed at a distance D from the sources S1 and S2। तो ये हमारा कंसिडरेशन हो गया। अब जब हमारे पास वेव्स यहाँ से डेवलप हो रही हैं तो मान लेंगे कि लेट A1 एंड A2 और A1 एंड A2, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बीम ये है, एक बीम ये है। तो A1 and A2 are the amplitudes of waves at point P due to the waves emitting from S1 and S2 respectively, and these waves may be represented by। अब हम मान लेते हैं कि पहली वेव जो कि S1 से डेवलप होती है उसके बाद S2 से डेवलप होती है, दोनों जगह से निकलने वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड किसी स्क्रीन के किसी पॉइंट P पे वो क्या हैं, A1 और A2 हैं। अब A1 A2 क्या हो गए, एम्पलीट्यूड हो गए। तो एम्पलीट्यूड जब कि हमें क्लियर पता चल गया तो हम फ्रॉम इक्वेशन ऑफ वेव्स है, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनका जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। y क्या है, y इज़ द डिस्प्लेसमेंट, a क्या है, a इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ओमेगा टी क्या है, इन टाइम t फेज डिफरेंस है, फेज एंगल है। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, ये दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ वेव, ये हमारा वेव इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों ही वेव यानी एक लाइट बीम इस पाथ को ट्रेवल कर रही है, एक बीम इस पाथ को ट्रेवल कर रही है। तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि एक बीम का पाथ छोटा है, एक का पाथ बड़ा है, तो इसका मतलब दोनों के बीच पाथ डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस भी होगा। तो इसलिए एक का ओमेगा टी ले लेते हैं, एक का ओमेगा टी प्लस डेल, जहाँ पे डेल क्या है, डेल इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज वेव्स एट पॉइंट पी। डेल क्या है, फेज डिफरेंस है किसके बीच में, इन दोनों बीम्स के बीच में, किस कहाँ पे, बिंदु पी पे है। अब आगे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पी बी बी गिवन बाई, तो बाई द सुपरपोजिशन थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पी पे है ड्यू टू दीज टू वेव्स, उसको हम निकाल सकते हैं वेक्टर y बराबर y1 प्लस y2। तो यहाँ पे उसको यूज़ कर लिया हमने, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब यूज़ कर लिया तो इस इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया कि A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल। अब ये जो इक्वेशन में जो सेकंड पार्ट है ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि साइन ए प्लस बी, इसका एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। तो पहला तो एकदम सेम उसी फॉर्म में लिख लिया, दूसरे का हमने साइन ए प्लस बी के फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया, साइन ए कॉस ए साइन बी के टर्म में। फिर हमने देखा कि इसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं, साइन ओमेगा टी कॉमन था, इसको हमने कॉमन ले लिया तो A1 प्लस A2 कॉस डेल मिला हमें, दूसरे में A2 कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी साइन डेल मिला। अब यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर लें कि आर साइन थीटा बराबर
ए टू आर साइन थीटा बराबर ए टू साइन डेल एंड आर कॉस थीटा बराबर ए वन प्लस ए टू कॉस डेल। ये हमने मान लिया, इसको आर कॉस थीटा मान लिया और इसको आर साइन थीटा मान लिया, इस वाले टर्म को। अब जब ये दोनों टर्म मान लिया तो यहाँ पे आर और थीटा की बात आ जाती है कि व्हाट इज़ द आर एंड थीटा। तो ये कोई कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हम इवेलुएट कर सकते हैं इसी दोनों इक्वेशन से। तो अगर हम इसके टर्म में जब मान लिया तो इसी को इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पी पे। ये क्या हो गया, साइन ओमेगा टी और कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब या तो इसी को हम चेंज करें तो ये भी साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है। आर अगर दोनों में कॉमन निकाल दें तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का एक्सपेंशन इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इसको हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे आर और थीटा हमें पता है कि दीज आर द न्यू कांस्टेंट, इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं उसी इक्वेशन से। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर और ऐड कर दें, यानी आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा का पहले तो हम स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये एक साइड हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी साइड स्क्वायर और ऐड करेंगे तो इसमें भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि कैंसिल आउट हो जाएंगी। या कैंसिल आउट कैसे हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर डेल होगा फिर साइन स्क्वायर डेल होगा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमें मिलेगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल। चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर डेल है, यहाँ पे साइन स्क्वायर डेल है और ए2 दोनों में कॉमन है, तो ये वैल्यू इसकी 1 हो गई। तो यही बच जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल। अब ये तो आर की वैल्यू हो गई, आर बराबर अंडर रूट लिख सकते हैं या आर बराबर वैसे भी सिंपल लिख सकते हैं। अब बात आती है थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। तो साइन और कॉस के टर्म में हमने मान रखा है, तो हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू रख लेंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो हमें मिलेगा ए टू साइन डेल अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस डेल। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ये वैल्यू पूरी। तो थीटा की वैल्यू मिल गई और आर की वैल्यू मिल गई। आर को हमारे स्क्वायर के टर्म में यहाँ पे लिख रखे हैं। तो हमें पता है कि किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो हमेशा उसके एम्पलीट्यूड या रिजल्ट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड इफ proportionality constant is unity, then we get I equal to R square. So at point P, resultant intensity could be given as। तो अगर ये कंडीशन होती है, हम सभी जानते हैं ये कंडीशन होती है, तो इसलिए हम इन केस ऑफ यूनिटी या इन केस ऑफ यूनिट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आई इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। तो आई इक्वल टू हमें ये मिल जाएगा कि ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल। मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन 6। अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। उसके पहले हम ये फिगर देख सकते हैं कि जब कोई वेव कहाँ से डेवलप होती है, ओरिजिन से डेवलप होती है। ये जब डेवलप होती है तो ये यहाँ से यहाँ तक जब पाथ ट्रेवल करती है तो इसको कहते हैं कि इसका एक कंप्लीट पाथ यानी लैम्डा कंप्लीट हो गया। दिस इज़ द पाथ ट्रेवल्ड बाय वेव। ए क्या है, ए इज़ द एम्पलीट्यूड। पाई क्या है, पाई इज़ द फेज चेंज। आप जानते हो वेव ऐसे निकलती है, ऐसे निकलने का मतलब ये जो फॉर्म क्रिएट होता है दिस इज़ द पाथ ट्रेसिंग, या हम कह सकते हैं दिस इज़ द ट्रेसिंग ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिन। ये हमारा होता है। तो इसमें हर एक पॉइंट पे आप ऐसे लाइन ड्रा अगर करते हैं ओरिजिन से तो हमें क्या मिलता है, फेज चेंज। हर एक बिंदु पे फेज चेंज होता है।
तो जब ये यहाँ से चलता है और यहीं पे पहुँचता है तो 180 अंश का अंतर आता है, परिवर्तन होता है। इसलिए कहते हैं कि फ्रॉम जीरो टू दिस पॉइंट फेज चेंज इज पाई। और ये फेज चेंज अल्टरनेट चेंज होता रहता है, तो ये यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो जब पाई यहाँ पे फेज चेंज है तो पाथ चेंज कितना है? पाथ चेंज हम देखेंगे कि लैम्डा अपॉन 2 है एट फेज चेंज पाई। और जब लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो फेज चेंज हम देख रहे हैं 2 पाई का है। तो इस तरीके से फेज और पाथ में रिलेशन होता है। अब यहाँ से अगर यहाँ पे देखें, यहाँ वेव नहीं बनती है, दूसरी वेव इस बिंदु से शुरू होती है जहाँ तक कि पहली वेव 2 पाई फेज चेंज कर चुकी रहती है। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो दोनों में जब डिफरेंस आता है तो उनके बीच रिलेशन क्या होता है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज लैम्डा। लैम्डा पाथ डिफरेंस होने पे फेज डिफरेंस 2 पाई का होता है। तो फॉर पाथ डिफरेंस x फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेज डिफरेंस हमारा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब लैम्डा था तो फेज डिफरेंस 2 पाई है, जब 1 होगा तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, और जब ये यक्स होगा पाथ डिफरेंस तो फेज डिफरेंस हमारा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू यक्स, यानी पाथ डिफरेंस हो जाएगा। और पाथ डिफरेंस फिगर में हमारा क्या है? फिगर में हमने देखा कि एक सोर्स S1 से निकल रहा है, एक सोर्स S2 से निकल रहा है, और दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं? P पे। तो एक को हम लिख सकते हैं S1P और दूसरे को हम लिख सकते हैं S2P। दिस इज द क्या है? दीज आर द पाथ ट्रेवल बाई टू बीम्स। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? S2P माइनस S1P हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास S2P माइनस S1P है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर द फेज चेंज डिफरेंस डेल फेज चेंज के लिए पाथ चेंज कितना होगा? तो वो हमारा होगा पाथ चेंज लैम्डा पे पाथ डिफरेंस जब हमारा S2P माइनस S1P है तो ऐसी अवस्था में फेज चेंज डेल की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू यक्स, यानी इस इक्वेशन से यक्स के स्थान पे हम रख देंगे S2P माइनस S1P। तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा डेल का। अब यहाँ पे हम दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं उस इक्वेशन में जिसमें हमें इंटेंसिटी का इक्वेशन मिला है। तो उस इक्वेशन में अगर हम देखें तो जब हमारा फेज चेंज 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, यानी ऑड इवन टर्म में है, तो ऐसी अवस्था में पाथ चेंज 0 लैम्डा 2 लैम्डा है। फेज और पाथ ये अलग अलग होते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम पाते क्या हैं कि इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। पॉइंट पी पे इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम हो जाती है। कैसे मैक्सिमम हो जाती है? मान लेते हैं कि दोनों वेव चूँकि एक ही सोर्स से निकल रही हैं, S1 से, यानी यस क्या है? यस इज़ द मोनोक्रोमैटिक सोर्स। यस यानी यस है, फिर स्लिट हम लगाते हैं, जबकि स्लिट रियल सोर्स नहीं है। इसी के कारण ये दोनों प्रदीप्त होते हैं, यस के कारण। तो इसलिए दोनों से निकलने वाली जितनी भी बीम्स होंगी सबके एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए। तो मान लेते हैं इफ A1 बराबर A2, ठीक, A1 बराबर A2 हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब हम इक्वेशन निकालेंगे आई बराबर आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, और आर स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल। तो डेल के स्थान पे हम क्या चेंज कर रहे हैं? 0 2 पाई एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो हमें 1 वैल्यू उसकी मिल जाएगी, और जब उसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, दूसरी चीज़ A1 बराबर A2 बराबर A पुट कर देंगे, तो हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी आई बराबर 2A का होल स्क्वायर, यानी 4A स्क्वायर। इसका मतलब इंटेंसिटी उसके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड की 4 गुना बढ़ जाती है, वो भी स्क्वायर में। 4A स्क्वायर है। तो ये हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन टू वेव्स सुपर इम्पोज टू ईच अदर इन सेम फेज at this phase difference and path difference, then we will get the intensity या resultant intensity at P is maximum। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि maximum intensity is greater than the sum of two individual waves intensities and this is called constructive interference। यानी ये जो maximum intensity है ये sum of the individual intensity से भी ज़्यादा है,
और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे हमें ब्राइटनेस मिलती है इस केस में। दूसरा केस क्या है कि जब फेज चेंज हमारा पाई 3 पाई यानी इस तरीके से है वेव, यहाँ पे हमें 0 है, यहाँ पे हमें पाई है, 2 पाई है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 3 पाई मिलता है। तो इसलिए 0 3 5 इस तरीके से अगर हम ऑड में चलें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पाथ डिफरेंस λ/2। जब ये पाई है तो यहाँ पे पाथ क्या है λ/2। जब ये 3 पाई है तो ये 3 λ/2। इस तरीके से दोनों में रिलेशन आगे बढ़ रहा है। तो इस अवस्था में इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। मिनिमम क्यों हो जाती है? मिनिमम इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हमें -1 वैल्यू मिल जाती है इस केस में कॉस डेल की। तो यहाँ पे जब वैल्यू हम रख देंगे तो आई की वैल्यू a1² + a2² - 2a1 a2 मिल जाता है। और इसको हम देखेंगे तो a1 - a2 का होल स्क्वायर वैल्यू मिलती है। और जब a1 a2 सेम है तो a - a² बराबर 0 का होल स्क्वायर, तो 0 वैल्यू मिल जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन केस व्हेन path and phase difference is multiple, odd multiple, then we get minimum intensity during superimposition at any point P on the screen। तो इसलिए हम कहते हैं इसी को कि the intensity will be lesser than the sum of two individual intensities। और इसी कंडीशन को दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमें डार्कनेस मिलती है। तो डार्कनेस मिला पहले, तो ब्राइटनेस मिला। तो इस तरीके से कुछ हमें पैटर्न देखने को मिल जाता है। यही पैटर्न हमारा क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हम कह सकते हैं कि दस एज वी मूव ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे जब हम देखते हैं द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव चेंजेस ग्रेजुअली। तो हर एक बिंदु पे, अब यहाँ भी अलग अलग हम देखेंगे चारों तरफ, तो पाएंगे क्या कि ग्रेजुअली देयर इज़ अ वेरिएशन इन इंटेंसिटीज़। यहाँ कुछ न कुछ अलग अलग स्थानों पे इंटेंसिटी में परिवर्तन देखने को मिलता है। एंड बीइंग अल्टरनेटली मैक्सिमम एंड मिनिमम। और ये कहीं मैक्सिमम हो जाती है, कहीं मिनिमम हो जाती है, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये हमें मिलता है। और इसके कारण एक पैटर्न डेवलप होता है ब्राइटनेस और डार्कनेस का। तो इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो यही हमने लिखा है कि दिस पैटर्न ऑफ अल्टरनेट मैक्सिमम यानी ब्राइटनेस एंड मिनिमम यानी डार्कनेस इंटेंसिटी इज नोन एज इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। थैंक यू। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपने नए वीडियो में। धन्यवाद।